सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 18 एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्सेज का नेक्स्ट वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी। अब देखो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है। जियो मतलब होता है अर्थ, ठीक है। जियो मतलब क्या होता है, अर्थ। ये आपका रिलायंस जियो वाला नहीं है ना, ये जो जियो है होता है जो जिससे आप फोन चलाते हो वो JIO होता है, जियो। ये एक मोबाइल नेटवर्क है। जियो GEO मतलब होता है अर्थ और थर्मल मतलब होता है हीट। तो अर्थ के अंदर में जो हीट एनर्जी है उसी को क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी जो है बोला जाता है। अब आप लोग को मालूम होगा कि अर्थ के जो है बहुत सारे लेयर्स होते हैं और इसके डीप में जितना अंदर हम लोग जाते जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर को हम लोग एक्सट्रैक्ट करके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस, जैसे जियोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या होता है, मोल्टन रॉक्स formed in the deeper hot region of earth crust are pushed upward and trapped in the certain region called the hot spot when, यहां पे दिया आगे, when underground water comes in contact with the hot spot steam is generated. Sometimes hot water from the region find out outlets of the surface. Such outlets are known as the hot spring. अब देखो अर्थ का जो सरफेस होता है, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और अर्थ का सबसे जो बीच वाला पोर्शन है यहां पर मोल्टन होता है। मोल्टन मतलब होता है लावा, मतलब गर्म चीजें यहां पर जो है रहती हैं। तो कई बार क्या होता है, अर्थ के मूवमेंट के कारण ये जो मोल्टन है या ये जो हीट है, ये हीट क्या होता है कई बार ऊपर आने लगता है। अब देखो जैसे ऊपर आएगा तो यहां पर इसको क्या मिलेगा, ग्राउंड वाटर मिलेगा, क्योंकि पानी जो होता है वो ज्यादा नीचे नहीं होता है हमारे सरफेस के। हमारे सरफेस से 300 400 500 फीट पर ही रहता है, लेकिन ये जो मोल्टन है तो जमीन के काफी अंदर रहता है। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही ये जो मोल्टन वाला रीजन का जो हीट है वो किसी रीजन से ज्यादा हो जाता है तो ये हीट जो है बाहर निकलने के लिए ऊपर उठने लगते हैं। तो जैसे ही ऊपर उठने लगते हैं यहां पर इनको मिलता है ग्राउंड वाटर का अलग अलग लेयर्स। अब गर्म चीज आ रही है, उसमें जब पानी पड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। लेकिन इस वाटर लेयर के ऊपर में बड़े बड़े क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। देखो सबसे पहले टॉप लेयर में होता है सॉइल, सॉइल के नीचे में होता है रॉक्स, रॉक्स के नीचे में होते हैं वाटर, वाटर के नीचे में रहता है मोल्टन। तो जब ये मोल्टन बाहर निकलेगा तो पानी के कांटेक्ट में आएगा और पानी के कांटेक्ट में आने के कारण से ये क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर काफी हाई प्रेशर के कारण, रॉक्स के कारण जो है ये जो स्टीम है ये बाहर नहीं निकल पाते, सरफेस पर नहीं आ पाते, वो ट्रैप हो जाते हैं। इसी जगहों को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉट स्पॉट बोलते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, ये जो हॉट वाटर जो होता है जो कि सरफेस पर नहीं आ पाता है, इसको हम लोग ट्रैप करके रखते हैं। अब ये जो ट्रैप हुआ जो हाई मतलब हमारे पास जो स्टीम है, उस स्टीम को अगर हम लोग पाइप के थ्रू अगर बाहर निकाल लें, जैसे ये सरफेस था और सरफेस के इस वाले लेयर तक जो है इसके बीच में जो है क्या हुआ है, वो सारे के सारे जो स्टीम है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर यहां पर ट्रैप्ड हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर में रॉक है, रॉक को वो जो है क्या कर सकते हैं, ड्रिल करके बाहर नहीं आ सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनुअली हम लोग यहां पर एक ड्रिल कर देंगे और ड्रिल करने के बाद ये जो स्टीम है जो कि अंदर में फंसा हुआ था, ये स्टीम क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा। और स्टीम अगर बाहर निकलेगा यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे, फिर से टरबाइन लगा देंगे। तो टरबाइन पे जब हम लोग इस स्टीम को करेंगे तो टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर से उसका कनेक्शन है, जनरेटर घूमेगा और जब जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। वापिस से पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। हमारे अर्थ के सरफेस में अलग अलग लेयर होते हैं, जैसे टॉप सरफेस, टॉप सरफेस के नीचे में जो है रॉक्स होते हैं, रॉक्स के नीचे में वाटर होते हैं, वाटर के नीचे में मोल्टन होता है। तो अर्थ जब रोटेट करता है तो उसके अंदर में बहुत सारी रिएक्शंस या बहुत सारी एक्टिविटीज और भी होती रहती हैं, हमें सरफेस पर मालूम नहीं होता है। तो क्या होता है, एक्टिविटीज के होने के कारण जो मोल्टन होता है उसका टेम्परेचर एक्सेस हो जाता है और वो जो हीट है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो जब वो बाहर आता है तो उसको क्या मिल जाता है, ग्राउंड वाटर का क्या मिल जाता है, लेयर मिल जाता है। तो जिसके कारण से गर्म चीज जब पानी के कांटेक्ट में आएगी तो वेपर बन जाएगी या स्टीम बन जाएगी। वो स्टीम जो है सरफेस पर आना चाहती है लेकिन सरफेस पर नहीं आ पा रही, क्यों, क्योंकि बीच में बड़े बड़े रॉक्स हैं जो कि उसको आने से रोक रही हैं। अब हमारा काम यहीं से चालू होता है। हम क्या करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से उस चट्टान में ड्रिल कर देंगे, रॉक में ड्रिल कर देंगे और जो भी वहां पर जो स्टीम है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, टरबाइन पर एग्जॉस्ट कर देंगे, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन रोटेट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी
होगी, फिर उसको हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, और इसका जो कॉस्ट है कुछ ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियल वाइबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड। लेकिन पूरे अर्थ में ऐसे जो हॉटस्पॉट है या हॉट स्प्रिंग वाले जो प्लेसेस हैं वो बहुत ही कम जगह पर हैं। देयर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन द जियोथर्मल एनर्जी ऑपरेशन इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 2-3 प्लेसेस ही ऐसे हैं जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके के एनर्जी को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जगह है, न्यूजीलैंड और यूएसए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ना बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, जो वीडियो को जो है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से देख रहे होंगे उनको मालूम होगा कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक जगह है जिसका नाम है ताता पानी। ये जो ताता पानी वाला जो प्लेस है, यहाँ पर भी जो है क्या है, ये वाला जो फैसिलिटी है हॉट स्प्रिंग वाला, ये अवेलेबल है। यहाँ पे जो है कंपनी, यूएसए की कंपनी के साथ जो है इंडियन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ताता पानी वाले बलरामपुर वाले प्लेस से जो है इस तरीके का जो स्टीम है जो कि जमीन के अंदर दबा हुआ है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाला जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा जब आप लद्दाख जाओगे तो लद्दाख वाले प्लेस पर भी क्या है, लद्दाख में भी जो है एक जगह का नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लद्दाख में भी ये सिस्टम है। तो इंडिया में 2-3 प्लेसेस ही ऐसे हैं जहां पर इस तरीके की जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। एक तो हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्म ऑफ एनर्जी पर। अगला जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है आपका, न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, एटम्स हो गए, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उसी सबसे रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हम सबको मालूम है कि किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, कौन कौन सी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। सेंटर वाले पार्ट में तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते रहता है। मतलब इस तरीके से इमेजिन करो कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, सोलर सिस्टम में सन सेंटर पर है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो सन को मान लो किसी एटम का न्यूक्लियस है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और बाकी सारे जो प्लैनेट्स जिस तरीके से रोटेट कर रहे हैं सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करते रहता है। Scientists have discovered that the nucleus inside the atom are a huge source of energy. साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये डिस्कवर किया कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में जो है क्या होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है क्या होती है, स्टोर्ड रहती है। Therefore this energy is called nuclear energy. इसीलिए इस एनर्जी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी बोला जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी कुड बी ऑब्टेन्ड यूजिंग 2 फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है हमें मालूम तो चल गया कि एनर्जी किसी एटम के न्यूक्लियस में होती है। अब उस एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे या किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तो हम लोग 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन का मतलब होता है ऐड करना, छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करना, छोटे छोटे एटम्स को ऐड करना। फ्यूजन का मतलब होता है एक बड़े एटम को क्या करना, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। तो अगर हम लोग छोटे छोटे चीजों को बड़ा करेंगे तब भी एनर्जी मिलेगी, या बड़ा चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तब भी एनर्जी मिलेगी। तो पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन इज अ रिएक्शन द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी एटम, जो एक भारी एटम होता है जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, when bombarded with the low energy neutrons can be split apart into the lighter nuclei। देखो हमारे पास एक भारी सा क्या रहेगा, एक एटम रहेगा। इस भारी से एटम में हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करेंगे। मतलब इसको हम लोग काफी स्पीड से एक न्यूट्रॉन को भेजेंगे और वह न्यूट्रॉन जाकर उस भारी न्यूक्लियस को क्या करेगा, हिट करेगा। तो जब भारी न्यूक्लियस को हिट करेगा ना, तो ये बड़ा सा जो एटम है ये क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, if the mass of the original nuclei is just a little more than the sum of the masses of the individual produced after the bombardment, a huge quantity of energy is released। अब देखो मान लो ये जो यूरेनियम का जो एटम था, यूरेनियम का एटम का पहले जो वेट था वो मान लेते हैं 10 ग्राम था, 10 ग्राम था इनिशियली। ये 3-4 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब देखो मान लो इसका वेट है 3 ग्राम, इसका वेट है 2 ग्राम, इसका वेट है 3 ग्राम।
तीन पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो तीनों का वेट कितना हुआ, 3 + 3 6, 6 + 2 8, मतलब यहां पर 2 ग्राम का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो यही 2 ग्राम का जो लॉस हुआ है ना, यही 2 ग्राम आगे चलकर क्या बनाएगा, ह्यूज क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ओरिजिनल मास और ब्रेक होने के बाद के मास में डिफरेंस होता है, और जितना डिफरेंस होता है वही एनर्जी में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। The fission of an atom of uranium, for example, produces 10 million times of energy produced by the combination of an atom of carbon from coal। मतलब कोयले से जितनी एनर्जी हमें मिलेगी, मतलब 10 मिलियन टन कोयले को जलाएंगे तो जितनी एनर्जी मिलेगी उतना 1 ग्राम एनर्जी हमें मिल सकता है। कहां से, यूरेनियम से। सोच सकते हो कि 1 ग्राम यूरेनियम की एनर्जी जो होती है वो कोयले की एनर्जी से 10 मिलियन गुना ज्यादा होती है। ठीक है। In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be apart from self-sustaining fission chain reaction that release energy at a controlled rate। और हम लोग इसी एनर्जी को फिर क्या करते हैं, अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से जो है क्या करते हैं, इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, और कंट्रोल करने के बाद हम लोग इसको एनर्जी जो है क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। The released energy can be used to produce steam for the generation electricity। अगर एक बार हमने एनर्जी निकाल ली, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, हम उसको बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बड़े आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस हमें एनर्जी का सोर्स मालूम होना चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है यार। चलो आगे देखते हैं। अब ये जो फ्यूजन होता है, ये रिएक्शन कैसे होता है। देखो हमारे पास एक एटम है यूरेनियम 92। ये जो 92 है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है, और 235 उसका एटॉमिक मास है। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर पूछेगा यूरेनियम का, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92 होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि बता दो भाई एटॉमिक मास कितना होता है, तो ये होता है 235 होता है। तो देखो हमारे पास इस तरीके से एक क्या है, हमारे पास यूरेनियम का एटम है जिसमें न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को यहां से जोर से फेंक के मारते हैं। ऐसा नहीं कि पत्थर उठा के फेंक के मार दिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करते हैं। तो अब देखो ये जो यूरेनियम है ना, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो यूरेनियम जो है पहले एक बड़ा सा पार्ट रहता है, वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है। ठीक, 2 पार्ट में ब्रेक होने के अलावा वो 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस करता है। अब देखो हमारे पास सिर्फ एक ही एटम तो है नहीं, एक एटम को सेपरेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब हम लोग 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम यूरेनियम को लेते हैं ना, तो उसके अंदर में मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन भेजते हैं, ये न्यूट्रॉन उस मिलियंस में से किसी एक को जाकर हिट करता है, वो यूरेनियम का जो एटम है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। जब वो 2 पार्ट में ब्रेक होता है, उसके अलावा उसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। हमने मारा न्यूट्रॉन कितना, 1 निकला, और कितना न्यूट्रॉन, 3 अलग से न्यूट्रॉन निकला, और 2 छोटे छोटे प्रोडक्ट और बने। अब देखो मैंने बोला कि 1 ग्राम में मिलियंस ऑफ यूरेनियम के एटम होंगे, तो ये जो न्यूट्रॉन है ये आगे जाकर जो है अगले यूरेनियम के एटम को तोड़ेगा, ये न्यूट्रॉन फिर अगले यूरेनियम के एटम को तोड़ेगा, ये न्यूट्रॉन फिर अलग यूरेनियम के एटम को तोड़ेगा, फिर यहां से 3 अलग अलग न्यूट्रॉन निकलेंगे, और इस तरीके से ये जो रिएक्शन है ना, ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है। क्यों, एक न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो 3 न्यूट्रॉन है वो 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो न्यूट्रॉन और 3 प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो रिएक्शन है इस तरीके से कंटिन्यूअसली जो है चलती रहती है। इसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन बन रहा है कि नहीं एक न्यूट्रॉन मारे 3 मिला, ये 3 अलग अलग तरीके से फिर 3 बनाएंगे, फिर ये जो 3 है ये फिर से 3 बनाएंगे। इस तरीके से ये जो रिएक्शन ये चेन की तरह काम करता है, इसीलिए इसको चेन रिएक्शन जो है बोलते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तब तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया तो अब ये हमारे बहुत बड़े काम का है। तो देखो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है। जब यूरेनियम 235 में हम लोग न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग करते हैं तो इसके कारण से 3 नए न्यूट्रॉन और बनते हैं। फिर ये 3 न्यूट्रॉन जो है और आगे यूरेनियम के एटम को ब्रेक करते हैं, वही चीज मैंने बताया था। और ये रिएक्शन बहुत फास्ट तरीके से होता है, बहुत ही कम समय में, मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर ही क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। और अगर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो इसके कारण से एक्सप्लोजन होता है, और इसी पर बेस्ड है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब।
तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर बम किस पर बेस्ड है, तो न्यूक्लियर बम जो है फिजन रिएक्शन पर बेस्ड है, और फिजन में भी ये किस पर बेस्ड है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो जो न्यूट्रॉन जो हम लोग बमबार्डिंग करते हैं ना न्यूक्लियर बम की, तो न्यूक्लियर बम हम लोगों ने कहीं पर गिरा दिया तो वहां पर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है। इसके कारण से बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये तो बन जाएगा न्यूक्लियर बम बन जाएगा, लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर लिए तब तो हमारे लिए बहुत काम का हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हम लोग क्या होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होता है, इसका यूज जो है कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी होता है। To obtain controlled amount of energy, artificial means are used to ensure that only one out of the 3 neutrons produced can be further carry out the fission reaction. हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन हमने भेजा था, वो न्यूट्रॉन यूरेनियम को क्या किया, तोड़ दिया। अब यहां से 3 और न्यूट्रॉन निकले, 1 2 3। अब हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के हेल्प से क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन को गायब कर देंगे, इस न्यूट्रॉन को, इस न्यूट्रॉन को। अब कितने न्यूट्रॉन बचा, 1। फिर ये आगे जाके एक बड़े यूरेनियम को क्या करेगा, तोड़ेगा। फिर इससे 3 निकलेंगे तो फिर 3 को रोक देंगे, 2 को रोक देंगे, 1 फिर आगे जाएगा, फिर ये आगे ब्रेक करेगा, फिर 3 बनेगा, 3 में से फिर 2 को हम लोग अपने टेक्नोलॉजी से हेल्प करेंगे। तो देखो, अब एक ही न्यूट्रॉन एक ही यूरेनियम एटम को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। इसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। पहले क्या हो रहा था, एक न्यूट्रॉन 3 प्रोड्यूस कर रहा था, फिर वो 3 और 3 प्रोड्यूस कर रहे थे, फिर वो 3 और 3 प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वो अनकंट्रोल्ड हो जा रहा था। लेकिन यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारे पास एक ही न्यूट्रॉन को हम लोग आगे भेज रहे हैं। 3 तो बन रहे हैं, लेकिन 3 में से 1 को आगे जाने दे रहे हैं, 2 को रोक के रख दे रहे हैं, तो कंट्रोल हो गया ये हमारा। ठीक है, वन मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज इन डिस्पोजल ऑफ स्पेंड और यूज्ड फ्यूल्स। अब देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर इतना ज्यादा बेनिफिशियल है तो कुछ इसके डीमेरिट्स भी होंगे। कैसे डीमेरिट्स होते हैं, न्यूक्लियर को आप अपने पॉकेट में लेकर नहीं घूम सकते। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जॉन अब्राहम की, कौन सी है, जो पोखरण पर बेस्ड है, शायद पोखरण ही है जहां पर हम लोग पहला न्यूक्लियर टेस्ट किए थे ना, उसी पर बेस्ड है। तो जब वो बार्क से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से जब वो कुछ ग्राम्स को टेस्ट करने के लिए यूरेनियम को लेकर जाते रहते हैं ट्रक में, आप लोगों को सीन याद होगा, तो उसमें एक आदमी बोलता है कि हम लोग जिस गांव से गुजर रहे हैं उस गांव के लोगों को मालूम नहीं है कि कितनी खतरनाक चीज हम लोग लेकर जा रहे हैं। तो यूरेनियम को बहुत ही साइंटिफिक तरीकों से बहुत सारे मशीनों के अंदर में या बहुत सारे इक्विपमेंट्स के अंदर में रखा जाता है। तो इसीलिए जो है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी क्या हो सकती है, खतरे में आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इसको सही से रख भी लिए, इससे एनर्जी भी बना लिए, फिर उसके बाद का जो वेस्ट होता है ना, उस वेस्ट को भी डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, improper nuclear waste storage and disposal result in the environmental contamination। अगर हमने यूरेनियम का यूज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा, अगर उसको हमने अच्छे से जो है डिस्पोजल नहीं किया तो फिर वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट को जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हैदराबाद या आंध्र प्रदेश का एक जगह है जहां पर इसी तरीके का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती थी जी, लेकिन जो वेस्ट होता था उस वेस्ट को प्रॉपर तरीके से जो डिस्पोज नहीं किया जाता था। गवर्नमेंट के रूल्स हैं भाई कि अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट को अगर आप डिस्पोज करने जा रहे हो ना, तो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कि जमीन में गड्ढा करोगे तो स्टार्टिंग का जो लेयर है पॉलीथीन का होगा, फिर रेत का होगा, फिर इसमें ये सरफेस होगा, फिर ये सरफेस होगा, फिर आप उस वेस्ट को डालोगे। ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदो और डाल दिए। तो उसके कारण से क्या हुआ, हैदराबाद के न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के जो लोग हैं उनको जो है पानी पीने के पानी में दिक्कत होने लगी। उनका जो चावल की जो खेती करते थे, सब्जी की जो खेती करते थे, उसमें उसके कंटामिनेशन आने लगे, तो उनको किडनी, लीवर ये सब की प्रॉब्लम होने लगी। समझ में आए, क्योंकि उस वेस्ट का जो है वहां के आसपास की जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थी उसने डिस्पोज अच्छे से नहीं किया था, तो बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर हम लोगों ने बनाया है, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर कुछ भी रिस्क हुआ, तो थोड़ा सा भी अगर रिस्क हुआ तो इसका मतलब क्या है कि पूरी आसपास के 100 किलोमीटर एरिया के लोग क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इवन न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करते समय उन लोगों को एक स्पेशल जैकेट दिया जाता है, और वो जैकेट बना होता है लेड का। ठीक है, जो लेड होता है ना, लेड का बना हुआ होता है, लेड।
ठीक है, क्यों लेड का बना होता है? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, रेडिएशन, और ये रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो इससे बचने के लिए इनके पास स्पेशल सूट्स होता है। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? हम लोग फ्यूजन में क्या कर रहे थे, एक बड़े न्यूक्लियस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स को जो है कमर्शियल लेवल पर जो है क्या करेंगे, जोड़कर बड़ा बनाएंगे। ठीक है, देखो करेंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में जितने भी ऑलमोस्ट जो रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो सब न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड हैं। लेकिन अभी अभी 3 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं शायद वो, बट देयर इज एन अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय द सॉरी मैं उल्टा बोल दिया। हमारे इंडिया में जितने भी अभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो सारे के सारे फिजन पर बेस्ड हैं। फिजन पर मतलब बड़े न्यूक्लियर को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर बनाया जा रहा है। लेकिन अभी 2-3 ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं जो किस पर बेस्ड होगा, फ्यूजन पर, छोटे छोटे चीजों को जोड़कर बड़ा बनाएंगे। ठीक है, इस पर बेस्ड है। फ्यूजन मीन्स ज्वाइनिंग द लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस। मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स आर यूज्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम होगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हम लोग हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स को लेते हैं, कौन कौन सा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को। इन दोनों को आपस में किसी तरीके से कंबाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों को लाए और फेविकोल से चिपका दिए, ऐसा नहीं है भाई। बहुत ही उसके लिए कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है कि 2 एटम को हम किस तरीके से चिपकाएंगे। जब ये ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम आते हैं तो यहां से बनता है क्या, एक तो हीलियम एटम बनता है और न्यूट्रॉन बाहर से निकलता है। और देखो ये दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का जो मास है और इसका जो मास है, इन दोनों के मास में डिफरेंस आएगा, और वही डिफरेंस क्या बन जाती है, एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो हम लोग जिस तरीके से ये एनर्जी का प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, ये हमारे आइंस्टीन के इक्वेशन पर बेस्ड है। आप आगे जाकर अगर फिजिक्स पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो वहां पर आप एक इक्वेशन पढ़ोगे E=mc², जहां पर हम लोग मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हम लोग इसी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी एनर्जी हमें चाहिए। अगर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला टीचर बहुत अच्छा मिल गया ना, तो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट होता है फिजिक्स। ठीक, मैथ से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। चलो, तो यहां पर आइंस्टीन के जो है क्या करते हैं, इक्वेशन को यूज करके हम लोग इसके रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं कि कितना ग्राम हम लोग ड्यूटेरियम मिलाएंगे, कितना ग्राम ट्रिटियम मिलाएंगे, वो सब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड द अदर स्टार्स। अब जो सन में जो कंटिन्यूअसली लाइट एनर्जी जो मिल रही है ना, तो सन के अंदर में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। अब देखो सन के पास कोई ऐसा तो है नहीं, जनरेटर तो है नहीं कि कंटिन्यूअसली साल भर हमें एनर्जी देता ही रहेगा, उसको भी तो कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए ना। तो सन के अंदर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते रहता है, और इसी कारण से कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी वहां से क्या होती है, बाहर निकलती है। और अगर हम लोग बात करें इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज। हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ताकि हम लोग क्या कर सके, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को आपस में जोड़ सकें। द कंडीशंस नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड द मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर। देख रहे हो, अगर आपको ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को आपस में जोड़ना है ना, तो हमें मिलियंस डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है। 100 डिग्री 200 डिग्री नहीं, मिलियंस में चाहिए होता है। मतलब 10 लाख 12 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, और प्रेशर भी जो है 10 लाख 12 लाख पास्कल का चाहिए होता है, तब ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। इसीलिए हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो फ्यूजन पर ही बेस्ड है, फ्यूजन पर नहीं, क्योंकि फ्यूजन के लिए इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, अब देखो इसके बेनिफिट क्या है। एक छोटा सा अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो होता है वो मिलियन टन्स ऑफ कोल एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, द रिएक्शन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। सबसे अच्छी बात है कि इसको भाई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। मैंने आपको बता दिया कि यहां से निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं, अगर किसी ह्यूमन के कांटेक्ट में आ गए या अगर इसका डिस्पोज अच्छे से नहीं किया गया, तो आगे चलकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट जो है करने होता है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक देखते हैं क्रेडा के बारे में। तो क्रेडा का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी।
ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ की एजेंसी है क्या करती है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गया या विंड एनर्जी हो गया, इस टाइप के एनर्जी को क्या करती है, ये प्रमोट करती है। अब देखो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू कंजर्व एनर्जी, दिस मीन टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी सोर्स एंड द सेव एनर्जी। क्रेडा का काम है कि जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको प्रॉपर देख रेख करके अच्छे से फ्यूचर पर्पस के लिए बचा कर रखें, अच्छे से यूज करें, और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी उसमें एडप्ट कर सकते हैं, ये काम होता है। To increase the use of non-conventional source of energy in order to decrease the dependency on the conventional sources। कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये जो कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, इस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करता है, को जैसे कि विंड एनर्जी हो गया, उसके बाद जियो थर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इन सबको प्रमोट करती है क्रेडा। Since the energy obtained from the non-conventional source of energy is environmental friendly, therefore CREDA works to motivate people towards the using this energy। इसके कारण से पॉल्यूशन कम होता है, तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। ठीक है। इन डेली लाइफ वी शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आप जाके फ्यूचर जनरेशन बनाओगे इंडिया का। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। जैसे लोगों को आपको इंकरेज करना पड़ेगा कि आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके डेली लाइफ यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रेशर कुकर खाना बनाने के लिए यूज करो, क्योंकि उससे गैस जो है बचता है। ठीक है। अप्लायंसेस विच कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग सोलर एनर्जी लाइक सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड। जहां जहां पॉसिबल है सोलर कुकर लगाना, सोलर हीटर लगाना, सोलर पैनल्स लगाना, वहां पे यूज करना चाहिए। बायोगैस को एज अ फ्यूल की तरह यूज करना चाहिए रूरल एरियाज में। टू सेव वैल्यूएबल फ्यूल लाइक पेट्रोल, साइकिल शुड बी यूज्ड इन द ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर आपको छोटा छोटा डिस्टेंस जाना है तो आप बाइक, कार से जाने से बेटर है कि आप साइकिल से चले जाओ। इससे एनर्जी भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, आपका हेल्थ भी जो है अच्छा रहेगा। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर को आपको रिवाइज कराना है।